हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 17 नवंबर का करंटली का एपिसोड लेकर आया हूँ। हिंदू के टोटल 6 आर्टिकल्स हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग वैल्यू जो एडिशन करना होता है हमें। उसमें हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स एंड मेंस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल। सबसे पहले मैपिंग को लेकर और इकोनॉमिक्स को लेकर मैंने एक पोल डाला था हमारे 2026 के डेडिकेटेड ग्रुप में। एंड जो पोल में वोटिंग हुई है ना, ऑलमोस्ट 400-500 लोगों ने वोट करा है। वोटिंग इस तरीके से हुई है कि इकोनॉमिक्स और मैपिंग को लेकर जो मैंने दिया था ऑप्शन, ऑलमोस्ट इक्वल वोटिंग है। तो मैं अभी इस पे ना थोड़ा और वेट कर लेना चाहता हूँ, सो दैट एक कॉन्क्रीट निकल पाए कि बच्चे को मैपिंग का ही करना है या इकोनॉमिक्स का करना है। वैसे मैपिंग को लेकर आई हैव एन आइडिया विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। फर्स्ट थिंग कि हम रीजन वाइज जाएंगे, ठीक है, रीजन वाइज करेंगे। देन रीजन में एक तो वहाँ की ज्योग्राफी होती है, जस्ट सपोज वेस्ट एशिया एज एन एग्जांपल, तो वहाँ की ज्योग्राफी, रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह जो यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो प्लेसेस इन न्यूज, खास करके टेरिटोरियल जो एरियाज होते हैं, डिस्प्यूट्स, जैसे इसराइल है एग्जाम्पल फॉर वेस्ट एशिया, और पैलेस्तीन के बीच में, या अदर कंट्री जो इसराइल के अराउंड है, नेबरिंग कंट्रीज। तो एंड जो प्लेसेस ऐसे होते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं, ऐसे सिटीज़ वगैरह, तो उनके PYQs देखेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज जो करंट में कुछ जो हैपनिंग्स हुए हैं उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। अगर कोई ऐसा सिटी आया है न्यूज़ में, जैसे सीरिया में एक नया सिटी जो था वो न्यूज़ में था, तो इस तरीके से हम रीजन वाइज कवर करेंगे। वेस्ट एशिया, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका, देन हम ईस्टर्न यूरोप में जा सकते हैं या पूरा यूरोप को कवर कर सकते हैं, फिर साउथ चाइना सी, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ सकते हैं। एंड एवरी डे हम एक रीजन पकड़ेंगे एंड उस रीजन की ये 3 चीज़ें कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद आपके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे एंड PYQ भी कवर हो जाएंगे और करंट भी कवर हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान है जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये मैं, अगर ये वोटिंग कल पक्का हो जाए, अगर मैपिंग ही चाहिए, उसी के लेकर चाहिए, तो जाइए वोट कीजिए हमारे डेडिकेटेड ग्रुप 26 वाले में। अगर इकोनॉमिक्स का चाहिए तो मैं इस चीज़ को भी होल्ड पे रख दूंगा, हम इकोनॉमिक्स का ही स्टार्ट कर लेंगे PYQ, ठीक है। सो यही है। चलते हैं हम आज के न्यूज़ पे। सबसे पहला है मैप से रिलेटेड ही है, मैंने इसको पहले ही रखा। सेंकाकू आइलैंड्स न्यूज़ में रहता है हमेशा, मतलब आपको दिखेगा 8 to 10 ईयर्स में देख रहा हूँ। एंड PYQ भी पूछा जाता है, ठीक है। सो सेंकाकू आइलैंड्स के बारे में जान लेते हैं, क्यों न्यूज़ में है और लोकेशन क्या है। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये जो है ईस्ट चाइना सी है। इस देखो, एक चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। हम जब मतलब इन इलाकों में जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को कवर करते हैं ना, हम यही सोचते हैं, हमारी यही एजम्पशंस रहती है कि वो साउथ चाइना सी में है। बट सेंकाकू ऐसा आइलैंड है जो कि PYQ में पूछा गया है एंड वो साउथ चाइना सी में नहीं है। पैरासेल, स्कारबॉग, इस तरह से हम पढ़ते हैं, वो सब है इन द साउथ चाइना सी, बट सेंकाकू नहीं है। अब सेंकाकू यहाँ है, नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं जिसको अभी जापान एडमिनिस्टर करता है, दिस लाइन, ठीक है। बट चाइना भी इसे क्लेम करता है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, उन्होंने एक बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि अगर ताइवान को चाइना फ्यूचर में कैप्चर करेगा, जो मेनलैंड चाइना है, तो जो जापान है वो अपनी मिलिट्री सेंड करेगा, मतलब इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट के बाद कुछ हलचल बढ़ी एंड चाइना ने पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी इस रीजन में। तो इस वजह से जो कि सेंकाकू के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसके रीजन में आते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टार्ट करी है पेट्रोलिंग। तो इसी को लेकर न्यूज़ है। एंड सेंकाकू का लोकेशन आपने देख लिया। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, बेसिक समझना, इसको जापान एडमिनिस्टर करता है एंड चाइना और जापान के बीच में क्लेम्स हैं, इवन ताइवान भी क्लेम करता है। एंड बीजिंग इसको डायायू, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन सेम नाम है, दोनों कंट्रीज डिफरेंटली इसको डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। एक तो डायायू जो है वो बीजिंग बुलाता है एंड टोक्यो जो है वो सेंकाकू बोलता है, ठीक है। और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है तो उसमें सेंकाकू यूज किया गया, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। ये इतना समझ आ गया। चलते हैं और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। सेकेंड है
ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मैप लोकेशन वाइज भी हम देख सकते हैं। आपको पता है चिकन नेक का लोकेशन क्या है, कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसकी विड्थ है 22 किलोमीटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूसियल है इंडिया के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जो 8 हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम और जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 22 किलोमीटर का विड्थ का ही जो है मतलब कि एक कॉरिडोर है जिससे कि हम मेनलैंड इंडिया से हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हैं, ओके। और देखो इसका लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी विड्थ इतनी पतली है, सेकेंड थिंग इसका जो लोकेशन अगर देखो तो यहाँ पे कितने सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स, एक तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर है, नेपाल के साथ है, भूटान भी ज़्यादा दूर नहीं है, और चाइना तो है ही, और ये डोकलाम, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है। सो आप डोकलाम इशू के बारे में जानते ही होंगे कि चाइना जो है इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा था। सो इसको लेकर एक नया डेवलपमेंट आया है, दैट इज 3 न्यू गैरिसन्स। गैरिसन्स का सिंपल मतलब है यूनिट्स होता है जहाँ पे जो हमारी आर्मी के जो लोग हैं वो स्टेशनड होंगे। तो 3 नए गैरिसन्स जो है ना वो इंडिया ने बनाया है नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हैं, आपके मेंस के नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होंगे, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। मैप वाइज भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड 3 new garrisons near the strategic Siliguri corridor to reinforce its eastern frontier amid shifting regional dynamics. ओके हम इसको देखेंगे ये रीजनल डायनामिक्स कैसे शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्मी है ना उन्होंने 3 नए ऐसे यूनिट्स खड़े किए हैं नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो न्यू रेजिम, हाँ तो इसी डायनेमिक्स में एक तो बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ, ठीक है, एंड चाइना का जो है ना इंक्रीज प्रेजेंस इन द न्यू नियर कॉरिडोर, ये भी रीजन है। सो इसको और अच्छे से इसमें समझेंगे सेकेंड पॉइंट में, जो हमारे मेंस पॉइंट मेंस के लिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो उसमें ये यूजफुल है। सबसे पहले 3 गैरिसन्स जो है कहाँ लोकेटेड हैं इसको हम देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट वन इज धुबरी जो कि असम में है, एंड दैट इज लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन एस्टेब्लिश्ड क्लोज टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। सो 3 जो नए यूनिट्स आए 3 स्टेट्स में, एक तो असम, दूसरा बिहार एंड तीसरा वेस्ट बंगाल। लोकेशन क्या है, धुबरी इन असम, किशनगंज इन बिहार एंड चोपड़ा इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 3 यूनिट्स जो है ना यहीं खड़े किए गए हैं, ओके। एंड लचित बोरफुकन नाम तो आपने सुना ही होगा, असम के एक जनरल थे जिन्होंने मुगल्स को डिफीट किया था, ओके। सो 3 यूनिट्स का लोकेशन पता चल गया। अब आगे चलते हैं हम कि व्हाई दीज गैरिसन्स वेर क्रिएटेड, इसका रीजन देख लेते हैं। सबसे पहले सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसकी वल्नरेबिलिटी नीडेड टू सिक्योर इंडियाज नैरो लिंक टू द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल थ्रेट, पोटेंशियल थ्रेट्स। एक तो ऑलरेडी अगर कोई थ्रेट ना भी हो, मतलब टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा डायनामिक्स ना भी बदले, अभी जो रिसेंट डायनामिक्स बदला है, फिर भी ये कॉरिडोर बहुत पतला है, तो हमें ना फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऑल दो इंडिया नहीं चाहेगा ऐसा कुछ हो, पर प्रिपेयर्ड हमें खुद को रखना चाहिए। तो इस वजह से पहला रीजन ये दिया है। मेंस के नोट्स में देखो ये पॉइंटर्स आप बना सकते हो। सेकेंड इज चेंजिंग रीजनल पॉलिटिक्स। क्या चेंज हुआ है, तो बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ है, आपको पता है। जो मोहम्मद यूनिस जो एंट्रीम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, उनके बयान, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उससे बहुत कुछ आपको समझ आता है इंडिया के लिए वो सही नहीं है। शेख हसीना जब थी तो फ्रेंडली एक तरह से रिलेशन था, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है अब। ऑल्टरिंग बॉर्डर सिक्योरिटी डायनामिक्स। सेकेंड, राइजिंग चाइनीज प्रेजेंस, increased Chinese activities around the corridor and LAC raised strategic concern। अब जो है ना चाइना LAC के अराउंड लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है अरुणाचल प्रदेश में, उसके अराउंड जो है ना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ओके। वो भी इशू है। डोकलाम का तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सो देन द थर्ड थिंग इज जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स। अब इसमें ना एक ट्राइंगल बन रहा है, एक तो बांग्लादेश है ही इस रीजन में, चाइना है ही, पाकिस्तान भी आ रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान का जो एक नेवल शिप है वो चट्टोग्राम पोर्ट वहाँ पे विजिट किया था, एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 1971 के बाद से, जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में भारत ने बांटा था, ठीक है। ज़रूरत थी, बांग्लादेश जो है वहाँ पे एट्रोसिटीज़ इतनी बढ़ गई थी तो इसकी वजह से, ठीक है। सो द थिंग इज पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है और एक ट्राइंगल बन रहा है, पाकिस्तान,
बांग्लादेश एंड चाइना का, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। और आपको पता होगा कि कुमिंग इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, ट्राइलेटरल इन कुमिंग जो चाइना में है, साइंड अटेम्प्ट सिग्नल्ड अटेम्प्ट्स टू बिल्ड लिंकेजेस एक्सक्लूडिंग इंडिया। इन तीनों कंट्रीज का एक तरह से एक लिंकेजेस मतलब कि डेवलपमेंट हमारे सामने आया। देन द फिफ्थ पॉइंट इज, ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि इलीगल इमाइग्रेशन इनटू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। देखो बांग्लादेश जो पीपल है, बांग्लादेशी पीपल जो है ना, बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, मतलब कि इलीगली माइग्रेट करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, खास करके असम में ये दिखता है। तो वो भी एक तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी है। तो ये 5 पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो कि क्यों ये लाया गया, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से रिलेटेड डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया क्या कर रहा है, हमारी क्या रिसेंट डेवलपमेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 न्यू जो गैरिसन नियर स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो डेवलप किया गया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? तो पहली चीज है इनहेंस सर्विलेंस होगा, मतलब कि जैसे अभी हो रहा है वो बढ़ेगा, बेटर होगा जिस तरह से सर्विलेंस हम करते हैं। इम्प्रूव्स मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज एंड सेंसिटिव अप्रोचेस, ठीक है। मतलब बॉर्डर इलाके में है तो जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होता है इसको और बेटर वे से आप जो है मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। देन फास्टर मोबिलाइजेशन, देखो तीनों यूनिट्स जो है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास हैं, तो मोबिलाइज करना आर्मी को, ट्रूप्स को, वो इजी होगा, ठीक है। ट्रूप्स कैन रिस्पॉन्ड rapidly to any security breach along the corridor. Then the third thing is stronger BSF coordination. आपको पता है बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे BSF है। चलो आप कमेंट में बताओ BSF और किस कंट्री के साथ, इजी वन है, पर बताओ किस कंट्री के साथ जो है BSF को जो है ना बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है, इंडिया के नेबर जो वन ऑफ द कंट्रीज है, ठीक है। चलो आप ना ये चलो बताओ कि असम राइफल्स, BSF, ठीक है, और इंडो तिब्बतियन जो फोर्स है, ये तीनों किन कंट्रीज के साथ इनको डिप्लॉय किया गया है नेबर मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये 3 मैंने नाम दिए, और कोई आता है क्या? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। देर इज वन मोर, हाँ, SSB, सीमा सुरक्षा बल। ये चारों का बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि किस किस कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लगाए, डिप्लॉय किए गए। ओके, सो वी हैव, मतलब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग CRPF है, इसमें टोटल 5 आते हैं, नहीं CISF भी आता है। ये वो लोग बॉर्डर पे नहीं लगते, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर शेयरिंग है जैसे BSF है, उनके नाम बताओ, रिस्पेक्टिव कंट्रीज बताओ जहाँ पे वो तैनात है। सो ऑपरेशनल रेडीनेस के, अच्छा हाँ, स्ट्रॉन्गर BSF कोऑर्डिनेशन भी होगा, फाइन। देन ऑपरेशनल रेडीनेस भी इंपॉर्टेंट है, मेंटेन्स हाई प्रिपेयर्डनेस लेवल्स फॉर एनी सडन मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल कंटिजेंसी, फाइन। मतलब कि अगर कैसा ऐसा इशू आता है तो दे विल बी हाईली प्रिपेयर्ड ना, पहले जितना प्रिपेयर्ड थे, अब जो ये 3 यूनिट्स जो स्पेशली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए ही लाए गए हैं, तो वो तो बढ़ेगी ऑब्वियस है। एंड देन द फिफ्थ वन इज स्ट्रैटेजिक डिटरेंस, रेनफोर्सेस इंडियाज प्रेजेंस नियर द कॉरिडोर टू काउंटर चाइना पाकिस्तान रीजनल, जो बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही है, इंडिया कह लो, इसमें बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर लो, तो उस चीज़ के लिए एक तरह से उनको रोकेंगे कि हाँ हम प्रिपेयर्ड हैं, एक तरह से डेटरेंस का काम करेंगे कि आप कोई एक्शन लेने वाले हो उससे पहले ही हम प्रिपेयर्ड हैं, सो थोड़ा सोच के करना। गॉट द points, I mean enhanced surveillance, faster mobilization, stronger BSF coordination, operational readiness and strategic deterrence। रीजन्स भी बता दिए कि क्यों क्रिएट किए गए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक उसकी वल्नरेबिलिटी अपने आप में है, 22 किलोमीटर ही विड्थ है उसकी, और लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड डायनामिक्स जो है अभी बदल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स अक्रॉस दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम नोटिस कर सकते हैं। चाइनीज प्रेजेंस जो है, चाइनाज एसेटिवनेस जो है लॉन्ग LAC, वो भी आपको दिखता है। जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स ऑब्वियसली उसको आप देख सकते हो। और ये जो सेकेंड पॉइंट में है, वो बांग्लादेश में जो रेजिम चेंज हुआ है, जो इंडिया के फ्रेंडली रेजिम नहीं है वो। एंड देन इलेक्शंस होने वाले हैं, आगे क्या होगा, देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी कि कैसी गवर्नमेंट आएगी, शेख हसीना की जो है पार्टी पावर में आती है नहीं आती है, या उनको इलेक्शंस लड़ने दिए जाते हैं या नहीं, वो भी एक इशू है। एंड डेमोग्राफिक प्रेशर आपको पता ही, और तीनों के नाम तो पता चल गए, ये प्रीलिम्स
में पूछे जा सकते हैं या स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स में इसके लोकेशंस के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बहुत सुंदर 2 मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल आज मैंने निकाला है। पहला है पांडुम कैफे। पांडुम कैफे इंपॉर्टेंट है क्यों? तो इस कैफे को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कैफे वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। आप इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मेंस के नोट्स में, ठीक है, करंट के एग्जाम्पल में, कि इन पांडुम कैफे इन बस्तर विल प्रोवाइड डिग्निफाइड लाइवलीहुड्स एंड सोशल री इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ठीक है, टू बोथ सरेंडर्ड, किसके लिए है? माओइस्ट कैडर्स जिन्होंने सरेंडर किया सॉरी, एंड विक्टिम्स ऑफ नक्सल वायलेंस। दोनों, एक तो जो नक्सल्स हैं, उन्होंने जब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है मार्च 2026 तक ख़त्म करना है। तो एक पॉइंट ऐसे हम डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट साइड से और क्या चीज़ें हो रही, पहल हो रही है कि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। तो उसके लिए बहुत अच्छा कैफ़े वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको सीएम विष्णुदेव जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। फाइन। तो पॉइंट इज पांडुम कैफे का एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, दोनों लोगों के लिए। दैट इज, एक तो माओइस्ट जो कैडर सरेंडर कर रहे हैं, करने वाले हैं, एंड दूसरा जो विक्टिम्स हैं नक्सल वायलेंस के, ठीक है, बाय ट्रेनिंग देम हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्पिंग देम ट्रांजिशन इनटू मेन स्ट्रीम कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, सो बेसिक है, समझ आ गया होगा, ज़्यादा इसके डेप्थ में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, MGNREG से रिलेटेड एक नया आर्टिकल आया और बहुत बेसिक है, आपको इस में डेप्थ में इतना जाना नहीं है। इस स्कीम में राइट टू वर्क, ठीक है, इस स्कीम के अंदर बताओ कौन से, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, बताओ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में राइट टू वर्क के बारे में एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंस है, ये बताइएगा, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सो MGNREGS, जिसको कि हम MG नरेगा भी कहते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अभी eKYC रोल आउट हुआ है और ये बहुत अच्छा पहल है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो। तो इसका क्या फायदा हुआ है? इज इंटेंडेड टू ऑथेंटिकेट वर्कर्स आइडेंटिफाइज एंड बाय रिमूविंग नियरली 27 लाख घोस्ट और इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज। ठीक है, उनको हटाया जा रहा है, 27 लाख इनएलिजिबल एंड घोस्ट जो है बेनिफिशियरीज को हटाया जा रहा है, हटाया गया थ्रू eKYC। ठीक है, एक सुंदर सा पॉइंट है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारा सोशल सेक्टर स्कीम्स है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में बेनिफिशियल बना सकते हैं जो बेनिफिशियरीज है। ठीक है, सो इंश्योर दैट द स्कीम फंड्स एंड वेजेस रीच ओनली जेन्युइन एंड रूरल वर्कर्स विथ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब हम बैठ के MG नरेगा में 100 दिन की जो है काम की गारंटी मिलती है जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स होते हैं। सेकेंडली, बेसिक यही है ना सेकेंडली, अगर उनको ये 100 डेज का वर्क ना मिले तो उनको उसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता ही, इसमें हमें नहीं जाना है, हमें एज अ मीन्स में अपने वैल्यू एडिशन के लिए इसको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत सुंदर आर्टिकल शशि थरूर साहब का है, इंटेलेक्चुअल हैं, आपको इनकी इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में पता ही है, मीम्स में भी छाए रहते हैं। ये आर्टिकल है दिल्ली का जो पोल्यूशन है, कह लो ऑल टुगेदर दिल्ली जैसे जो शहर हैं भारत में, उसमें कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें गवर्नमेंट का रोल एज वेल एज पीपल का रोल, पीपल सेंट्रिक जो चीज़ें हैं उसको इन्होंने इंक्लूड किया है। तो इस पूरे आर्टिकल को, पूरे एडिटोरियल को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है, उसे जिस तरह से है हेडिंग उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है, तो दिल्ली फेसेस अ क्रोनिक, ये नोट्स हैं, आप इसको आराम से अपने मतलब कि नोट्स एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन टॉपिक्स के लिए GS3, ठीक है, दिल्ली का पोल्यूशन या किसी भी भारत के शहर का पोल्यूशन जो है बहुत ख़राब हो जाता है इन महीनों में। ठीक है, सो दिल्ली फेसेस अ क्रोनिक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस विथ एक्सट्रीमली हाई जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, लेवल्स ड्राइविंग COPD। क्या है COPD? ठीक है, COPD है और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये अगेन पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग से रिलेटेड डिजीज है, इसकी वजह से होता है। देन लंग इन्फेक्शंस, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, हाइपरटेंशन मतलब बहुत हाई BP, ब्लड प्रेशर एंड इवन DNA डैमेज। फाइन, तो इसकी वजह से हो रहा है इस पोल्यूशन में
पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल बहुत हाई है एंड इसकी वजह से ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दिल्ली में। पोल्यूशन इज कॉजिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब आपकी सोचने की क्षमता, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, अर्थराइटिस एंड मल्टीपल डिसऑर्डर्स, रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू 10%, ठीक है, 10% तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना घटेगी, मतलब कि 10% ही 10 ईयर्स होगा, ठीक है, टू बी प्रिसाइज। तो 10 साल तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट सकती है। अब इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है। एक तो प्रॉब्लम समझ लिया कि क्या है, दिल्ली में पोल्यूशन होता है, वो हर साल आपको दिखता है, हम मतलब कि देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ में रहता है इन महीनों में, खास करके दिवाली के टाइम में। ओके, एंड कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं कि पोल्यूशन कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, जो डस्ट होता है, इंडस्ट्री, स्टबल बर्निंग, फायरवर्क्स, डीजल, ठीक है, जेनसेट्स, इन सारी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। दिल्लीज बेसिन लाइक ज्योग्राफी, ठीक है, एंड टेम्परेचर इन्वर्जन्स, जो ट्रैप है, पोल्यूटेंट्स इसकी वजह से बाहर नहीं आ पाते, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रैप पोल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड, मतलब कि हम जहाँ रहते हैं ज़मीन पर, ठीक है, एम्पलीफाइंग टॉक्सिसिटी, मतलब अपर एटमॉस्फेयर में नहीं, ज़मीन पे ही, मतलब लोअर जो है या ग्राउंड लेवल कह लो। तो दिल्ली का जो बेसिन लाइक ज्योग्राफी है ना, समझते हो ना, बेसिन लाइक ज्योग्राफी बेसिक है, एंड टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रैप पोल्यूटेंट्स, इसकी वजह से क्या होता है, एम्पलीफाई हो जाता है ये जो पोल्यूशन है, ये जो टॉक्सिसिटी है। देन थर्ड पॉइंट है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, भी एक रीजन है, अक्रॉस 3 स्टेट्स एंड मल्टीपल एजेंसीज वीकेंस कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो ये कॉम्प्लेक्सिटी मतलब रीजंस बता रहे हैं क्यों हो रहा है, उसके बहुत सारे मतलब मल्टीपल वेज में ये डायमेंशन ब्रेक करें, बस ये नहीं बता रहे कि पोल्यूशन एक व्हीकल से निकल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, कंस्ट्रक्शन से निकल रहा है, ये बता रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स है। तो ये 4-5 पॉइंट्स इतने अच्छे दिख रहे हैं मुझे कि आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस भी एक रीजन है, मतलब कि दिल्ली एनसीआर अगर देखो तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, देन राजस्थान, ये सारे मतलब कह लो कि आसपास हैं, दिल्ली के आसपास हैं। इसमें खास करके जो पंजाब स्टबल बर्निंग हरियाणा में होता है, तो वो भी एक रीज़न है। फाइन। इकोनॉमिक कंपल्सन्स कीप पोल्यूटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, इकोनॉमिक कंपल्सन्स भी है, लाइक स्टबल बर्निंग, ये वाला पॉइंट आ गया, एंड यूज़ ऑफ ओल्ड व्हीकल। अब हर कोई नया व्हीकल नहीं खरीद सकता है, ईवी नहीं खरीद सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, तो वो भी एक रीज़न है। एंड स्टेबल बर्निंग तो फार्मर्स का जो इशू है, वो कम पैसे में चाहते हैं कि उनकी जो खेत में जो है नए जो है ना क्रॉप्स लग जाए बाय। आपको पता है स्टेबल बर्निंग में क्या होता है, ऑलरेडी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना क्रॉप का, उसको वो जला देते हैं सो दैट जल्दी से वो अर्ली बोइंग कर सके, ठीक है। तो ये है। एंड रेपिड अर्बनाइजेशन भी वन ऑफ द रीजन है, आउटडेटेड पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स एंड अनप्लान्ड ग्रोथ वर्सन एमिशंस। अब हम आते हैं, इन्होंने सॉल्यूशंस में ग्लोबल मेजर्स को एम्यूलेट करने को बोला है। अब देखते हैं, जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है, लंदन्स अल्ट्रा लो एमिशन जोन। क्या है ये? तो एक डेजिग्नेटेड एरिया है इन लंदन वेयर व्हीकल्स मस्ट नॉट, ये व्हीकल्स मस्ट मीट स्ट्रिक्ट एमिशंस स्टैंडर्ड्स, या फिक्स कर रखा है कि आपको ये स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उन रीजन्स में एक प्रॉपर लंदन में कुछ एरियाज हैं, उसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है, तो मतलब कि इस रीजन में स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा व्हीकल्स को, इंडस्ट्रीज को, इवन जो अलग अलग सोर्सेज है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है एक। एंड अगर नहीं करते हैं तो कंजेशन प्राइसिंग है। इसका क्या मतलब है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक तरह का स्ट्रैटेजी है वेयर vehicles are charged a fee for entering high traffic sensitive creation zones. So अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते और कोई व्हीकल इंटर करता है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा। एंड स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स रिड्यूस व्हीकल पोल्यूशन, ठीक है। सो और भी है, यूरोपियन सिटीज डेमोन्स्ट्रेट सक्सेस थ्रू ईवी एडॉप्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथनिंग एंड रेन्यूएबल एनर्जी एंड बिल्डिंग रेट्रोफिट्स, ठीक है। बिल्डिंग रेट्रोफिट्स का सिंपल मतलब है कि बिल्डिंग जो आप बना रहे हो उसी लेस पोल्यूशन जो है उसके सेंसिटिव हो और एमिशंस भी कम हो उस तरीके से, ठीक है। देन ग्लोबल एक्सपीरियंस हाईलाइट्स दैट रीजनल कोऑर्डिनेशन नॉट आइसोलेटेड सिटी एक्शन। ये जो ग्लोबल
ये जो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है उसके लिए ये पॉइंट आया है सॉल्यूशन के तौर पे, इज एसेंशियल फॉर लास्टिंग एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिहेवियर, जो बिहेवियर चेंज होना चाहिए, बिहेवियर जो चेंज होना चाहिए हमारे साइड से, मतलब जो सिटीजन्स है। सो पोल्यूशन इज ऑल्सो ए बिहेवियर चैलेंज रिक्वायरिंग शिफ्ट्स इन ड्राइविंग हैबिट्स, फर्स्ट फ्यूल यूज, सेकेंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, थ्री एंड कॉम्प्लाइंस विथ रूल्स, फोर। तो जो हमारे सिटीजन सेंट्रिक साइट कह लो, सिटीजन साइट कह लो, आपको भी ये चीज़ों पे फॉलो करना चाहिए, कॉम्प्लाइंस होनी चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा। सिटीजन्स मस्ट अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल मोबिलिटी, रिड्यूस रिलायंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट। आई मीन बेसिक है, समझ गए। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पहले तो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट इतना सुंदर आर्टिकल है, सेकंड कैसे ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ओवर द इयर्स, सेकंड, थर्ड इज क्या, कहाँ से हम सीख सकते हैं ग्लोबल मेजर्स टू एम्यूलेट, ठीक है, उसमें ये लंदन अल्ट्रा लो एमिशन जोन जो है ना, इसको हम पक्का अपने नोट्स में, मतलब मैं तो लिखने वाला हूँ, आप देख लो क्या करोगे, ठीक है। और ये तो बेसिक सा सॉल्यूशन है, हम कहीं से भी मतलब जेनरिक सा है, बट दिस वन इज लिटिल बिट, कह सकते हो इसको हम यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा एज अ पॉइंट। एंड देन बिहेवियरल जो चेंज होना चाहिए सिटीजन साइड से, ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है। चलते हैं, दिस इज आई थिंक द लास्ट आर्टिकल। हाँ, आज का जो TDF का क्वेश्चन है, हाँ TDF से रिलेटेड चीज़ तो मैंने कहना भूल ही गया। सो देखो, पॉलिटी खत्म हो गया है, अब हम गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड जो GS2 के अदर सब्जेक्ट हैं, एंड देन वी हैव द लास्ट वन इज IR। अब हम, आप बताओ कि इन तीनों में से किसको शुरू करना है, ठीक है। मैं इस चीज़ पे डिसाइड अभी नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज ये क्वेश्चन जो है ना इन सब्जेक्ट से नहीं आया, बट करंट से ही है। इसी आर्टिकल से, दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम shaped by structural, geographic and behavioral factors, discuss the complexities involved in addressing it and evaluate the multidimensional measures required for the sustainable जो इम्प्रूवमेंट है। 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। दिल्ली के लिए जो शशि थरूर का जो आर्टिकल है उसी से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। आपको इसी पे 7 to 9 हमारे डेडिकेटेड ग्रुप टेलीग्राम पे है, जो इस वीडियो के लिंक के सेकेंड, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सेकेंड लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो, ठीक है। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे है, और कुछ आर्टिकल्स है जिसपे मैं बताऊंगा, ओके, कि क्यों कवर नहीं किया और क्यों उसको आगे क्या करने वाला हूँ इस बेसिस पे। पहले इस आर्टिकल को कवर कर लेते हैं। तो LOFAR, लोफर, ये तो हमारे ओके, सो लोफर वर्ड जो है आपको पता ही होगा, मूवीज बनती है बहुत सारी। तो समझते हैं कि यूरोपियन नेटवर्क ऑफ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है। मैं आऊँगा इस पे, थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ, ठीक है। इसको ऑपरेट करती है एस्ट्रॉन, जो कि नीदरलैंड की एक इंस्टीट्यूट है फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी, फाइन। पर्पस है डिटेक्ट करना लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कॉस्मिक इवेंट्स, जैसे कि ब्लैक होल्स, स्टेलर इरप्शंस। सो रेडियो वेव्स, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये चीज़ें UPSC यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालाकी से करता है कि यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए ब्लैक होल्स, या जो मतलब कि ये यूनिवर्सल जो फेनोमेनन्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए लो जो है फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। इस मिशन का नाम लोफर है। यूरोपियन जो है एक तरह से नेटवर्क है, यहाँ पे ना नासा है ना हमारा इसरो है। तो यहाँ UPSC क्या करता है, डाल देगा नासा का मिशन है, इसरो का मिशन है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, यूरोप का है ये मिशन, ये पहली चीज़। अब इस मिशन ने क्या किया, एक डिस्कवरी किया है। क्या किया, तो फर्स्ट एवर कोरोनल मास इजेक्शन। क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शन, कई बार हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अर्थ के जो सन के जो कोरोना है, हमारा जो सन है उसका जो कोरोना है, उसमें जो प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक है, उससे, ओके, सन के कोरोना से, क्योंकि सन के अंदर रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो है सन के कोरोना से मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा जो है निकलता है, और वो दूसरे सेट जो आसपास के प्लैनेट्स हैं या जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके एटमॉस्फेयर पे। तो ये सन के बाहर फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया है एक स्टार में जिसका नाम है रेड ड्वार्फ STKM, दिस इज द नंबर, ओके।
अब हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में या आप जो अभी टेस्ट सीरीज दोगे कुछ दिनों में, तो उसमें क्या होता है कि क्या करते हैं कि ये नाम दे देंगे, बोल देंगे कि ये कोई मिसाइल है, ओके, या कुछ इस तरह से दे देंगे कि एक ब्लैक होल है, इवन मतलब कि स्पेस रिलेटेड चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेड ड्वार्फ STKM है, जहाँ पे नोटिस किया फर्स्ट एवर कोरोनल मास इजेक्शन ऑन स्टार अदर देन द सन। किसने? लोफर, जो इनका मिशन है यूरोप का। इंटेंसिटी क्या है इस कोरोनल मास इजेक्शन की? तो देखो तो अराउंड 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन नोन सोलर स्टॉर्म्स ऑन द सन। हमारे सन का जो अभी तक हिस्टोरिकली नोटिस किया गया है उससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस मतलब समझ सकते हो कितना स्ट्रॉन्गर होगा वो, ठीक है। इस सिग्निफिकेंस क्या है कि शोज दैट द रेड ड्वार्फ स्टार्स कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली वायलेंट मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। सो रेड ड्वार्फ आपको पता है, एक दिन में ना ये पढ़ा दूंगा अच्छे से कि सन या स्टार की जो लाइफ होती है किस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड देन मूव करता है, कैसे कन्वर्ट होता है ब्लैक होल में, फिर पल्सर्स एंड ऑल। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का एक फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं बता दूंगा किसी दिन। अभी समझो कि जो रेड ड्वार्फ स्टार है उसमें ऐसी कैपेसिटी इस डिस्कवरी के थ्रू पता चली है कि उसके अंदर भी कैपेसिटी है कि एक्सट्रीमली वायलेंट मैग्नेटिक स्टॉर्म्स वो रिलीज कर सकता है। एंड सच CMEs मतलब कि कोरोनल मास इजेक्शन कैन स्ट्रिप एटमॉस्फेयर्स ऑफ नियर बाय प्लैनेट्स। मतलब इस स्मॉट एटमॉस्फेयर जो है नियर बाय प्लैनेट्स के, ऐसे रेड ड्वार्फ्स के, उसको तोड़ सकता है हिस्सों में, मतलब पीसेस में, ठीक है। रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ जो हैबिटेबिलिटी, मतलब कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं इंसान या जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह सकते हैं उसकी चांसेस को ख़त्म ही कर देगा ना। जस्ट सपोज 10,000 टाइम्स सन का होता व्हेन इट कम्स टू अर्थ, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखते तो एटमॉस्फेयर तो हमारा बर्बाद हो गया होता अगर 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता। तो यहाँ पे लोग रह पाते, लोग क्या, कोई भी जीव नहीं रह पाता, बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। ओपन्स ए न्यू एरा ऑफ रेडियो डिटेक्शन ऑफ स्टेलर स्पेस वेदर। सिंपल समझो मिशन क्या डिटेक्ट किया है, जो रेड ड्वार्फ उसका नाम, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, क्या होता है, बस यही है इसकी सिग्निफिकेंस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। फाइन, आते हैं कुछ टॉपिक्स जो में रह गए हैं। एक चीज़ फर्स्ट थिंग इज पोक्सो से रिलेटेड है, एडिटोरियल में था सेक्शन 3, ठीक है। ये जनरल न्यूट्रल है, इसी पे ये पूरा आर्टिकल है जो उन्होंने पब्लिश किया है। हमको पता है जी सेक्शन 3 जो है ना सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट से पता चला है कि वो जनरल न्यूट्रल है। फाइन, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं थी, ओके। एक पॉइंट निकल के आता है, अब उस पर पूरा डिस्कस करना बैठ के मुझे नहीं लगता है कि कुछ फ़ायदा है, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है। हाँ, मेंस इनरिचमेंट के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं कि जनरल न्यूट्रल कहा गया है पोक्सो को, ठीक है। सेकेंड थिंग इज एक न्यू प्लेटफॉर्म नाम से अभी जो COP30 चल रहा है, न्यू प्लेटफॉर्म नाम से, जो कि ग्लोबल जो क्लाइमेट फंड है उसका ऑल्टरनेटिव के तौर पे आ रहा है और इंडिया इसका मेंबर है। तो इसको हम ना अच्छे से समझेंगे, अभी इस पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होगी। अगर ये इनिशिएटिव आया है ना न्यूज़ में, किस पर्पज़ से आया है, मेंबर्स कौन कौन है, ये पूरा डेवलपमेंट अभी अच्छे से न्यूज़पेपर में नेक्स्ट 1 वीक में पब्लिश होने वाला है। तो इसको हम एक अच्छे से एक बार करेंगे। आज वाले आर्टिकल में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट वाज ऑन प्रिसीजन मेडिसिन मार्केट। ओके, मैंने इसका स्क्रीनशॉट एवरीथिंग ले लिया था, प्रिपेयर कर लिया था, बट लास्ट मोमेंट में इस PDF में मैंने उसको इंक्लूड नहीं कर पाया, तो मैं इसको कल करा दूंगा। फाइन। एंड देन एक और आर्टिकल था DPDP रूल्स पे, जिसको हम लास्ट सैटरडे अच्छे से कर चुके हैं, तो बार बार इस आर्टिकल को कवर करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ओके। एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एक डेटा ऐड करनी है कि जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो देने पड़ते हैं लोगों को ना, तो 22 सितंबर से जो GST में रिफॉर्म्स किया गया है उसके बेसिस पे 0% रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे GST देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अच्छी पहल है जिससे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस लोग हैं ना इंडिया में उसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। तो हो सकता है प्रीलिम्स में पूछते, तो ये डेटा आप लिख लेना। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल से मिलते हैं। आप लोग एक बार पक्का कंफर्म कर दो कि क्या हम मैप में इस तरीके से बढ़ सकते हैं जैसे मैंने प्लान किया है, या इकोनॉमिक्स से ही हम स्टार्ट करें। एक तरफ सत्यम सर क्लासेस ले रहे हैं इकोनॉमिक्स के, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम कल।
थैंक यू सो मच।